जय हिंद। आपका पुनः प्राचीन इतिहास के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अहो भाग्य हमारो, आप पधारो हमारो वीडियो। तो आज ऋग्वैदिक काल के आगे बढ़ रहे हैं और हमने इसके पहले ऋग्वैदिक काल की जो नदियां थे, समुद्र, पर्वत, इनके बारे में इनको जानकारी थी कि नहीं, जानकारी हमने पता किया, देखा भी। मरुस्थलों की जानकारी थी कि नहीं, ये भी देखा। तो इन्हें जानकारी थी इन सबों की, उन्हें धर्म कहते थे मरुस्थलों को। राजनीतिक व्यवस्था भी थी। ये लोग राजनीति करने के लिए भी, यहाँ पे सुरक्षा के लिए, पशु बस्ती के लिए, चारागाह के लिए ये लोग मारपीट करते थे, युद्ध किया करते थे। तो राज्य के राजा की धीरे धीरे उत्पादन हो रहा था, राजा की व्यवस्था हो रही थी, राजा अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ था। यहाँ पे सभा और समिति जो है, दो चीज़ें होती थी जो इसको राजा को चलाने में और प्रशासन को सुदृढ़ करने में, न्यायिक व्यवस्था के लिए इनका उपयोग किया जाता था। विदत भी होता था जो सैनिकों के लिए, रख रखाव के लिए जो नियम बनाते थे, इनका व्यवस्था था। ये जो है जनजातियों के लिए भी नियम बनाते थे, जो विदत थी, विदत जिसे कहते हैं हम, ये चीज़ विदत थी, इसके लिए होता है। और आगे बढ़ते हैं तो आज का हम देखेंगे कि प्रशासन करने के लिए इनके पास क्या क्या सुविधाएं थी, व्यवस्था थी। न्याय के लिए क्या थी व्यवस्था, न्याय कैसे करते थे, शिल्प कैसे करते थे, शिल्प मतलब कि यह क्या क्या बना देते थे, क्योंकि इन्हें लोहे की जानकारी अभी तक नहीं हुई थी। वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिलेगी। तो इन्होंने ये भी कांच से बनाते थे, कांच के और तांबे को गला करके नई चीज़ें बनाते थे। सामान धातु का उपयोग करके खेती करने के लिए या सामान को रखने के लिए भी इनका उपयोग होता था। व्यापार कैसे करते थे, स्त्रियों की स्थिति कैसे थी, स्त्रियां क्या इस समय जो है, जो बिगड़ी स्थिति थी जिस समय वैदिक काल था, क्या ऋग्वैदिक काल में भी कुछ ऐसा ही था? तो आइए इसे हम देखेंगे, बढ़िया समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो व्यक्तित्व क्या है भाई? व्यक्तित्व देखिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हमें, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हम गरीब हों अमीर हों अलग चीज़ है, हम एक मानव हैं, इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, हमारे विकास हुआ है मानव के रूप में। तो व्यक्तित्व का भी हमें खास ख्याल रखना चाहिए। तो व्यक्तित्व की भी अपनी जो वाणी होती है, अपनी वाणी होती है, ठीक है ना। व्यक्तित्व की एक अपनी ही शब्द है, ज्ञान है, वाणी है, जो कलम या जीभ के इस्तेमाल के बिना भी लोगों के अंतर मन को छू जाती है। साथियों सोचिए साथियों, यह व्यक्तित्व है क्या? लोग कहते हैं कलम सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे मजबूत चीज होती है। यहाँ कलम को भी साइड कर दिया गया। जीभ, जो व्यक्ति सोचता है कि हमको सब कुछ आता है, हम बात करके जो है लोगों का दिल जीत लेंगे, तो उसको भी साइड कर दिया गया। आपके अंदर केवल व्यक्तित्व है तो आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ कहे, बिना पावर शक्ति के किसी का दिल जीत सकते हैं। व्यक्तित्व होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, इनका जो प्रशासन था पूरी तरीके से नौकरशाही पर डिपेंड था। प्रशासन करने के लिए अन्य लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो प्रशासन में भाग लेते हैं। जैसे सेना के रखरखाव के लिए चाहिए, सभा समिति में कौन कौन और सदस्य होंगे, इसकी जरूरत पड़ती है। या उनके प्रशासन व्यवस्था में उनको लागू करने के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए, लोगों को दंड देने के लिए कौन होगा, तो इसके लिए नौकरशाही होती थी। नौकरशाही मतलब क्या होता है? आज भी कभी कभी बात की जाती है कि हमारे देश में नौकरशाही हो गई है, यानी हमारे देश में कुछ नौकरशाह हैं जो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। नौकरशाह मतलब ये होता है कि जो लोग होते हैं वह अपने आप को पूरे रक्त व्यवस्था के हिसाब से, यानी अब इस समय वे हैं तो अगले आने वाले समय में उनके बच्चे बन जाएंगे अधिकारी, फिर उनके बच्चे अधिकारी बन जाएंगे। जैसे राजा होता था, राजा के बाद उनका बेटा राजा, फिर उनका बेटा राजा बनता था। ऐसे नौकरशाही में भी होता है। अगर किसी पद पर जो है कोई व्यक्ति है तो उनका बेटा फिर उसी पद बनेगा, फिर उसका बेटा उसी पद बनेगा। नए लोग को इसमें स्थान ही नहीं मिल पाता। तो इसमें रक्त व्यवस्था थी, यानी किसी
जो बच्चे होते हैं वो उनका पद लेंगे, फिर उनका पद वो लेंगे, यानी सामाजिक व्यवस्था इस तरीके से चलती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। देखिए इसमें लिखा गया क्या गलत होता है कि इसमें चलती है मेरी मर्जी। ठीक है, मेरी मर्जी गाना भी है कि मैं चाहे यहाँ जाऊँ, चाहे मैं चाहे वहाँ जाऊँ, कुछ भी करूँ। यहाँ पे क्या है, मर्जी। यह है नौकरशाही, पैसा भी लेंगे बैठे बैठे, मर्जी भी रहेगी। तो इसमें जो है क्या होता है कि जो इंसान होता है, जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, किसान होते हैं, उनके जो व्यवस्था का ख्याल नहीं रखा जाता है उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं न्याय क्या चीज़ें होती हैं। इसमें न्याय की क्या व्यवस्था थी। न्याय जो है भी न्याय था, अच्छा खासा न्याय का था। न्याय में क्या था कि जब ये लोग न्याय की बात होती है तो हमने दो चीज़ बताया, एक सभा थी और एक समिति थी। ठीक है, तो सभा को हमने बताया कि ये जो है राज्यसभा के तरह था। ठीक है, बताइएगा कि हमने कल किस इतिहासकार का नाम लिया था जिन्होंने इसे जो है राज्यसभा बताया था और समिति को लोकसभा का नाम दिया था। तो यह भी एक न्याय का काम करते थे। न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए या न्याय दिलाने के लिए, दंड दिलाने के लिए भी इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता था और इसमें जो है बहुत से लोग हुआ करते थे। और इसके साथ साथ छोटे स्तर पर देखा जाए तो हर जगह ये व्यवस्था तो नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अन्य जगहों पर रिवाज कुछ बनाए गए थे। यानी जो पुरोहित होता था उस समय, जो पुजारी होता था, उसी को इसकी अंतिम विवेक दी गई थी कि वह चाहे तो किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से बचा सकता है या उसको अंतिम रूप से दंड के भागी में उसको दे सकता है। जैसे आज के समय में सबसे सर्वोच्च कौन व्यक्ति है जो किसी भी क्षेत्र में आगे हो, न्याय के क्षेत्र में बता दीजिए। तो अगर किसी को फांसी भी दे दी गई है तो उसे रोकने का अधिकार केवल एक व्यक्ति को है, राष्ट्रपति को है। वह किसी भी स्थिति में रोक सकता है हर एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी जो कार्यकाल में अगर राष्ट्रपति है तो उसे सज़ा नहीं सुनाया जा सकता। अगर सोचिए कि सज़ा उसको सुना ही देंगे तो क्या करेगा, तुरंत अपने हाथ से कलम से साइन करेगा, अपना माफ़ कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसे सज़ा सुनाना भी बेकारी समझा जाता है, तो सुनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, सज़ा दी ही नहीं जाती है उस समय। जब वह अपने पद से उतर जाता है, हट जाता है, तब उसे इसका सामना करना पड़ता है। तो यह विवेक होती थी किसकी, पुजारी की। तो पुजारी भी सारे देखिए इसमें जो कमज़ोर वर्ग होते थे उनकी जो है बहुत ज़्यादा खिंचाई होती थी, उन्हें सम्मान के साथ साथ कभी भी न्याय भी नहीं मिल पाता था। तो अपराधियों को पकड़ने के लिए यहाँ पे अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है, जिसे उम्र कहते थे। ठीक है, उम्र नाम के पदाधिकारी थे। और उच्च व्यक्ति का कोई हत्या कर दिया, ठीक है ना, हत्या भी कोई करता था किसी का गलती से या ऐसे, तो अगर हत्या कर दिया तो उसे 100 गायों को देना पड़ता था। 100 गाय दान देना पड़ता था। कितने साथियों, तो 100 गाय, 100 गायों को दान देना पड़ता था, तब उसका जा करके तब उसका जो गलती था माफ़ होता था, समाज उसे माफ़ करता था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए तो इनकी अर्थव्यवस्था देख लें। अर्थव्यवस्था कैसी थी, पैसा कैसे लोग लाते थे। तो पैसा लाने के लिए यह भी जो है छोटे बड़े टैक्स लगाते थे, जो कृषि और पशुचारण पर व्यवस्था थी राजा का, और लोग भी कृषि और पशुपालन करके ही अपना जीवन यापन करते थे और आवश्यकता की चीज़ों को व्यवस्था कर लेते थे इस तरीके से। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। कृषि में क्या करते थे ये लोग, तो कृषि में ये लोग चौथे मंडल में दिया गया है, चौथे मंडल में ऋग्वेद के दिया गया है उल्लेख है कि ये लोग तांबे, ठीक है ना, इनके पास तांबा था। ठीक है, तांबा की जानकारी इनके पास थी। तो तांबा का ये लोग कई सामान बनाते थे, औजार बनाते थे, जो खेतों को जोतने के लिए, उसे काटने के लिए, ये सब करने के लिए हो जाता था व्यवस्था। इन्होंने नहर की भी व्यवस्था की थी। ये जो है
नहर की व्यवस्था की थी, नदियों का पानी को रोक करके अपने क्षेत्र में लाते थे और खेतों में पानी भरते थे कृषि के लिए, बिल्कुल ज़रूरी है साथी। इनके पास जो है और कोई व्यवस्था ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। और इनके पास टैक्स विभाग की ये जो है टैक्स भी लेते थे, जो कि राजा ले करके इनके लिए सुविधाओं का जखीरा खड़ा करता था, सुविधाओं को बनाता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि शिल्प के हिसाब से शिल्प क्या था इनका। शिल्प में ये लोग क्या करते हैं, देखिए इसके 10 मंडल बताए ना हमने। पहला मंडल देखिए इसमें लिखा गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, ठीक है ना। ये सब कई मंडल जो है इसमें हैं, 10 मंडल, कुल 10 मंडल हैं। और अन्य अलग अलग मंडलों में जो है अलग अलग चीज़ें हैं। तो पशुपालन में क्या इन लोग का होता था, पशुपालन कैसे करते थे, ठीक है। तो हमने बता दिया कृषि के लिए लोग तांबा का यूज करते थे, लोहा का इनके पास जानकारी नहीं था। पशुपालन के लिए लोग सबसे ज़्यादा गाय पर डिपेंड थे, गाय का सबसे अधिक पालन करते थे, घोड़ा का प्रयोग करते थे, घोड़े का भी, और बकरी साथ छोटे बड़े जीव भी इनके पास थे, लेकिन गाय जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और इसका जो नाम 176 बार ऋग्वेद में लिखा गया है, गाय का नाम 176 बार। और गाय के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता है। गविष्टि शब्द का होता है मतलब गायों की खोज, गविष्टि की खोज मतलब गायों की खोज, यानी जो इस समय राजा हुआ करते थे ये गायों को ही खोजने के लिए बनाए गए थे। जो गायों को खोजता था बढ़िया तरीके से, लोग उसे राजा चुन देते थे कि बढ़िया राजा है, ये हमारी गायों को खोज लेता है, ठीक है। क्योंकि इसमें गायों की चोरी लोग कर देते थे, गाय महत्वपूर्ण थी, गायों से दूध बनता था, लोग इसे चुरा करके लेके चले जाते थे। गाय खो जाती थी तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण होता था। आगे चलते हैं शिल्प। शिल्प जो है ये लोग तांबा की जानकारी थी, तो तांबे का लोग कांच से बना लेते थे। कांच की प्रतिमा ज़्यादा तो नहीं मिली, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी मिली है। लोहे का निर्माण इनके पास परिचय नहीं था, तो लोहा तो इनके पास था नहीं। इसके साथ साथ ये लोग रथ का भी निर्माण करते थे, रथ भी बनाते थे। तांबा, सोना, कांसा, टीन, भवन की लकड़ी का उपयोग करके ये लोग नए नए सामानों का उत्पादन करते थे, नए सामानों का बनाते थे। लेकिन जो शिल्प बनाने का व्यवसाय था यह आनुवांशिक नहीं था। जैसे जो कुम्हार है वे बर्तन बनाते थे, तो आज के समय में जो बर्तन बनाता है वही उसके बच्चा भी बर्तन बनाएगा, उसका नाते भी बर्तनें बनाएगा। तो इस तरीके से आनुवांशिक हो जाता था। लेकिन अभी शुरुआती काल में या ऋग्वैदिक काल में बिल्कुल जो है ऐसा नहीं था, सब कुछ जो है अपने हिसाब से सही सही चल रहा था, ठीक है। और जो भी चाहता था अपने आप से कोई भी कर सकता था, क्योंकि इसी में बताया गया है कि एक व्यक्ति एक ही घर में जो है, डॉक्टर जो लोगों की सेवा करता था, किसान भी उसी घर में, वकील भी उसी घर में था, और लोहारगिरी भी उसी घर में की जाती थी। यानी कई लोग, जो 4 लोग थे, चारों अलग अलग बिजनेस में अपना हाथ आजमाए थे, काम कर रहे थे। तो इससे समझ में आता है कि यहाँ पे आनुवंशिक व्यवस्था नहीं थी, जाति व्यवस्था नहीं थी, कोई भी कुछ भी कर सकता था। आगे बात करें व्यापार, ठीक है। व्यापार कैसा था, तो व्यापार में इन लोग का बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होता था कोई भी सामान पहुंचाने का। तो व्यापार में लोग कपड़ा की व्यापार करते थे, खाल का व्यापार करते थे, चादर का व्यापार करते थे। कपड़ा हो गया, खाल का और चादर का ये लोग ज़्यादातर व्यापार करते थे। कौन? तो सिंधु घाटी ऋग्वैदिक काल के लोग। इनमें जो सूदखोर होता था, सूदखोर, ठीक है, उसे हम पड़ी कहते थे। उसमें इसमें पड़ी कहा जाता था, पड़ी मतलब सूदखोर, इसे भी याद रखेंगे। पड़ी जो होता था इसे सूदखोर कहा जाता था, सूदी पर पैसा देता था। और इसे आज के समय में भी सूदी पैसा दिया जाता है, तो ये भी देता था। तो हम इसे समझ सकते हैं कि जब तक व्यापार नहीं होगा तब तक सूद की ज़रूरत पड़ती नहीं है। व्यापार में ही सूद की ज़रूरत पड़ती है, सूदखोरों की ज़रूरत पड़ती है, लोग सूद पर पैसा ले लेते हैं, ठीक है।
तो इससे पता चलता है कि नहीं, ये लोग व्यापार करते थे, कम ही करते थे, उतना नहीं कर, लेकिन करते थे अच्छा सा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे समाज, ठीक है, इनका समाज कैसा था, ठीक है। और इसके पहले विनिमय प्रणाली जो है इनकी कैसी थी। विनिमय मतलब क्या होता है कि सामान क्या दे करके ये लोग अगला सामान खरीदते थे कि पैसा रुपया करते थे। तो इन समय इनके पास जो है मुद्रा नहीं था, मुद्रा की व्यवस्था थी नहीं, इसलिए वस्तु विनिमय करके ही ये लोग सामानों को लेते थे, ठीक है। यहाँ पे गाय जो है घोड़ों का ये लोग विनिमय करके जो है करते थे। गाय को घोड़े से कर देते थे, घोड़ा गाय से कर देते थे, इस तरीके से लोग विनिमय करते थे। यहाँ पे गाय में एक शब्द मिला है अष्टकर्णी, ठीक है। अष्टकर्णी कहा गया गाय को, या 8 गाय मिला करके एक घोड़ा बनेगा, या ये 8 घोड़े मिला करके एक गाय बनेगा, ऐसा कुछ इसमें लिखा गया है जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। तो अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि उनको जो है अंकों का ज्ञान था। अष्ट मतलब कि 8 होता है ना, तो उन्हें अंकों का ज्ञान था ऋग्वैदिक काल में, तो ये चीज़ हम मान सकते हैं। समाज इनका कैसा था, तो समाज जो है पितृ प्रधान था, पितृ प्रधान था, लेकिन महिलाओं को भी अच्छा खासा इसमें स्थान दिया गया था, ठीक है। और यह जाति के आधार पर समाज तो बटा नहीं था, जो एक व्यवसाय के आधार पर बटे थे। व्यवसाय कौन कर रहा था, तो उसकी व्यवसाय के आधार पर, जाति अब नहीं बनी थी उस समय, व्यवसाय जो कर रहा था उसी को कहा जाता था। लेकिन आगे चल के धीरे धीरे जो व्यक्ति जिस व्यवसाय का था उसे वही चीज़ दे दिया गया, क्योंकि उस समय के लोग सोचे कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है, जैसे जो व्यक्ति हीरे तराशने का काम कर रहा है, तो उसका बेटा भी हीरा तराश देखेगा जाके घर में कि पापा कैसे तराश रहे हैं, उसके बारे में वो जानकारी रखेगा थोड़ा मोड़ा। अब जब वो काम करेगा तो उसे अच्छा खासा उसमें जानकारी मिल जाएगी, धीरे धीरे सीख के वो सब कुछ जान जाएगा। ऐसे किसी किराने दुकान पर जो उसका बच्चा होता है ना, लड़का, वो भी आपको कई सामान दे सकता है आसानी से। क्योंकि उसे उस वहाँ पे रहते रहते घर में ही बहुत सारी जानकारी हो जाती है, तो उसका बच्चा भी उसे अच्छा तरह से लेगा, समझ लेगा, क्योंकि वो सीखा है, पहले से देख रहा है शुरू में ही। अब किसी नए बच्चे को अगर यह काम कराया जाएगा तो उसे सीखने में समय लगा, इसलिए जो है इसे अनुवांशिकी रूप से आगे कर दिया गया कि ऐसा रहेगा तो ज़्यादा जो है अच्छा हमें प्रोडक्ट मिलेगा, बढ़िया चीज़ मिलेगा, ये चीज़ें थी। अब अंत में है कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, महिला जो है कैसी थी, महिलाओं के लिए क्या अवस्था थी कि वैदिक काल में ही जो महिला थी वैसा ही तो नहीं था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार तो नहीं साथियों, इसमें शुरुआती समय था, इनको इतना ज्ञान था नहीं, तो ये लोग महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था, महिलाओं का महत्व था। यहाँ पे बाल विवाह जो होता था अब नहीं, इसमें नहीं हो रहा था, विधवा विवाह भी हो जाता था, पर्दा प्रथा नहीं था। आज के समय जो पर्दा लगाती हैं महिलाएं मुंह पर, उस समय नहीं था, लोग ऐसे ही चलते थे। सती प्रथा भी नहीं था, सती प्रथा जो आज का बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बेकार जो प्रथा थी, आदमी जो है, महिलाएं अपने आप को जिंदा रखने का अधिकार तक नहीं था, सती प्रथा था, तो इसे भी उसमें नहीं था। ये सब सभी तरह की विवाह ये लोग कर सकते थे। विवाह करने के लिए कई तरह से थे, प्रेम विवाह भी होता था, प्रणय विवाह भी होता था, और ऐसे सब व्यवस्था चलता था, सारी चीज़ें थी सब कुछ। 16-17 साल के उम्र में विवाह हो जाता था लड़कियों का। मतलब जो इस समय चल रहा है, बिल्कुल इस समय जो है इस स्थिति जो है थी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे आते आते जो है कुछ इसमें चेंगड़ा आदमी मिल गए जो इसको बदल कर, इसको गलत ठहरा करके जो इसके अंदर जब बदलवा दिए, सब बेकार कर दिए सब, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो थे यह इसको बिगाड़ने का काम किए, न कि बनाने का काम किए थे। इसमें कई महिला विद्वान भी मिली थी, महिला जो है विद्वान भी मिली थी, जैसे घोषा, सिकता, लोपमुद्रा थी, ठीक ना, यह यज्ञ में भाग लेती थी। और ये जो है एक व्यक्ति थे, उनसे यह वाद विवाद में हराने की बात कही थी, ठीक है, ये भी विद्वान हुआ करती थी।
और ये जो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यह पुरुषों पर निर्भर थी। ये अपने आप जो है कोई भी काम नहीं करते थे, ये अपने आप डिपेंड नहीं थे। इन्हें जो है पुरुषों पर डिपेंड होना पड़ता था, पुरुष जो करते थे वही करना पड़ता था। और जो है निर्भर रहने के लिए इन्हें जो है उनके साथ रहना पड़ता था। यह कभी उन्हें छोड़कर अकेले नहीं रह पाते थे। अपने पिता पर रहेंगी, फिर पति पर हो जाएंगी, फिर अपने पुत्र पर निर्भर हो जाएंगी। इन्हें जो है संपत्ति का अधिकार नहीं था। लेकिन अगर जो अविवाहित होती थी उसे अपने पिता में हिस्सा मिलता था, जो अविवाहित यानी अविवाहित लड़कियों को। और अविवाहित जो महिलाएं थीं उन्हें अमाजू कहते थे, ठीक है। जो अमाजू थी लड़कियां थी जो शादी नहीं करती थी, अमाजू थी, वो उनको पिता के संपत्ति में अधिकार मिलता था। लेकिन जिनकी शादी हो जाती थी उनको ये सब नहीं मिलता था। तो साथियों आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग कि दास प्रथा का व्यवस्था क्या था, पहनावा, कपड़ा, भोजन, ये लोग कैसे मनोरंजन करते थे, धर्म क्या था, इसमें कौन कौन से भगवान थे, कैसे कैसे थे, कार्य क्या था, सारा चीज़ देखेंगे। तो और आज के लिए बस इतना ही। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।